सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड लिखी गई है युवाल नोआ हरारी द्वारा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान इस धरती का राजा कैसे बना? क्यों सिर्फ होमो सेपियंस यानी हम जिंदा बचे और बाकी सारे ह्यूमन स्पीशीज गायब हो गए? कब वो जादुई पल आया जब हमने पहली बार कहानियां गढ़ी और दूसरों पर विश्वास करना सीखा? क्यों एग्रीकल्चर, जिसे हम सिविलाइजेशन की नींव मानते हैं, असल में एक महान धोखा था? और क्या वो दिन दूर नहीं जब हम खुद भगवान बन जाएंगे, अपनी ही रचना के मालिक? मैं आपको गारंटी देता हूं, ये किताब आपके दिमाग के सारे तार हिला देगी। अगर आप सोचते हैं कि हिस्ट्री बस डेट्स और किंग्स की कहानी है, तो तैयार रहिए। ये किताब साबित करेगी कि हिस्ट्री असल में हमारे दिमाग की फिक्शन फैक्ट्री है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो जानना चाहता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी माइंड बेंडिंग जर्नी। अध्याय नंबर 1, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस। वो जानवर जो किसी गिनती में नहीं था, आज से लगभग 70,000 साल पहले की दुनिया इमेजिन कीजिए। धरती पर कई तरह के मानव थे, निएंडरथॉल्स, होमो इरेक्टस, डेनिसोवांस और एक छोटा सा स्पीसीज होमो सेपियंस यानी द वाइज मैन। उस वक्त हम कुछ खास नहीं थे। हम न तो सबसे ताकतवर थे, न सबसे तेज, न ही सबसे बुद्धिमान दिखते थे। हम बस एक मामूली जानवर थे, जैसे बंदर, जैसे भेड़िए, जैसे बाकी सब। अगर आप उस समय अफ्रीका की किसी जंगल में जाते तो आपको आर्केक ह्यूमंस दिखते, बच्चे मिट्टी में खेलते हुए, बूढ़े शिकारी अपनी हड्डियों को सहलाते हुए और कुछ औरतें आग के पास बैठकर बीज तोड़ते हुए। पर इस तस्वीर में कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक होमो सेपियंस का कोई खास इम्पैक्ट नहीं था। हम बस नेचर का एक छोटा हिस्सा थे, न कि उसके मालिक। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो था द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जब हमने सोचना, कल्पना करना और बिलीव करना सीखा। सोचिए, हमारे पास हथियार नहीं थे, क्लॉज नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, दिमाग। और एवोल्यूशन ने इसे इतना बड़ा बना दिया कि बाकी जानवर हमारे सामने बच्चे लगने लगे। ये ब्रेन हमारे शरीर का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये कंज्यूम करता है 25% एनर्जी। यानी नेचर ने हमें एक सुपर कंप्यूटर दे दिया, पर उसके साथ एक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी। धीरे धीरे हमने सीख लिया कि कैसे आग को काबू करना है। कुकिंग ने हमें एनर्जी बचाना सिखाया। रॉ फूड के बजाय पकाए हुए खाने से हम ज्यादा पोषण लेने लगे। कहा जाता है, मैन बिकेम मैन व्हेन ही स्टार्टेड टू कुक। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया में एक वक्त में 6 ह्यूमन स्पीसीज साथ रहती थीं। सोचिए, अगर आज भी निएंडरथॉल जिंदा होते तो क्या वे भी नेटफ्लिक्स देखते? क्या डेमोक्रेसी में उनका भी वोट होता? शायद नहीं, क्योंकि हमने ही उन्हें मिटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें किसी कंपटीशन का डर था, और यही डर हमें इंसान भी बनाता है और सबसे खतरनाक भी। लेकिन असली सवाल ये है, ऐसा क्या था हमारे अंदर जो बाकी किसी स्पीशीज में नहीं था? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 2, द ट्री ऑफ नॉलेज। जब भाषा ने हमें भगवान बना दिया। इमेजिन कीजिए, आप 70,000 साल पहले हैं। होमो सेपियंस छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। उनके पास पत्थर के औजार हैं, आग है और दिमाग भी है। पर अचानक कुछ बदल जाता है। हमारी लैंग्वेज बदलती है। हम सिर्फ लायन या फूड कहने तक सीमित नहीं रहते, हम कहानी कहना सीखते हैं। यही था द ट्री ऑफ नॉलेज म्यूटेशन, एक ऐसा जेनेटिक बदलाव जिसने हमें बाकी सब स्पीसीज से अलग बना दिया। अब हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते थे, हम फिक्शंस बनाने लगे। अब हम कह सकते थे, लायन इज द गार्डियन स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब। मतलब, हमने इमेजिनरी चीजों पर भरोसा करना शुरू किया, और यही फिक्शन बिलीविंग पावर इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनी। क्यों?
क्योंकि फिक्शन ने हमें मास कोऑपरेशन सिखाई। चिंपैंजी 20 से 30 साथियों के साथ ही रह सकते हैं क्योंकि वे सिर्फ असलियत पर भरोसा करते हैं। पर हम हजारों लाखों अनजान लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं क्योंकि हम सब एक ही इमेजिनरी स्टोरी पर विश्वास करते हैं। आज आप करेंसी पर गांधी की तस्वीर देखते हैं, वो कोई भौतिक जादू नहीं, वो कलेक्टिव बिलीफ है। गूगल, अमेज़न, डेमोक्रेसी सब एक कहानी है जिसे हम सब मानते हैं। युवाल कहते हैं, humans rule the world because they are the only animals that believe in common myths. Religion, nation, money सब कहानी है लेकिन पावरफुल स्टोरीज तो लैंग्वेज ने हमें हंटर से क्रिएटर बना दिया। हम नेचर के सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहे, हम उसके नरेटर बन गए। लेकिन इस नई शक्ति के साथ एक नया अभिशाप भी आया। हमने जरूरत से ज्यादा बोलना, सोचना और कंपेयर करना शुरू किया। हमारा माइंड रेस्टलेस हो गया और ये रेस्टलेस माइंड हमें सिविलाइजेशन की तरफ ले गया, पर पीस से दूर। तो अब सवाल है, जब हम एक साथ कोऑपरेट करना सीख गए तो हमने इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया? इसका जवाब है अगले अध्याय में, जब हमने खेतों की तरफ रुख किया और पहली बार किसान बने। अध्याय नंबर 3, अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। जब हम हंटर से फार्मर बने। आज से लगभग 12,000 साल पहले इंसान ने फैसला किया, अब जंगल में भागना नहीं, अब जमीन पर राज करना है। और शुरू हुई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, यानी खेती की क्रांति। पहली नजर में ये बहुत शानदार लगती है। हमने गांव बसाए, खाना उगाया, जानवर पाले। युवाल हरारी कहते हैं, एग्रीकल्चर वॉज द बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि इस क्रांति ने हमें खुश नहीं किया, हमें कैदी बना दिया। पहले हम शिकारी थे, दिन भर घूमते थे, खाते थे, सोते थे। कोई रूलर नहीं, कोई टैक्स नहीं। पर जैसे ही हमने खेत जोते, हम जमीन से बंध गए, हायरार्की बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। हमने सोचा हम गेहूं को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, पर सच्चाई ये थी कि गेहूं ने हमें डोमेस्टिकेट कर लिया। अब इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता सिर्फ इस टाइनी ग्रेन के लिए, यानी कंफर्ट के नाम पर हमने अपनी फ्रीडम बेच दी। युवाल कहते हैं, मानव ने गेहूं को पालना नहीं सिखाया, बल्कि गेहूं ने मानव को पालना सिखाया। और यही इंसान की ट्रैजिक स्टोरी का पहला अध्याय था। इस बॉन्डेज से निकलने के लिए इंसान ने एक और जादू खोजा, फेथ और कोऑपरेशन का, जिसने दुनिया के अलग-अलग ट्राइब्स को एकजुट किया। पर वो यूनिटी अपने साथ लेकर आई एक इल्यूजन, जस्टिस का इल्यूजन। तो क्या इतिहास में कभी सचमुच न्याय था? इसका जवाब अगले अध्याय में है। अध्याय नंबर 4, द फ्लड। जब कहानी ने साम्राज्य बनाए। अब सोचिए, एग्रीकल्चर के बाद इंसान के पास सरप्लस आया, खाना ज्यादा, लोग ज्यादा, आइडियाज ज्यादा। अब जरूरत थी एक बड़ी कहानी की जो सबको जोड़ दे। और वहीं से शुरू हुआ मिथ्स, रिलीजन और एम्पायर्स का युग। हर राजा, हर धर्म, हर सिक्का एक कहानी है जो लोगों के कलेक्टिव बिलीफ पर टिके हैं। युवाल लिखते हैं, हिस्ट्री began when humans invented gods and will end when humans become gods. फ्लड यहाँ मेटाफर है, आइडियाज का फ्लड, जिसमें पुराने ट्रूथ्स बह गए और नए मिथ्स जन्मे। रिलीजन, मनी एंड एम्पायर सब ने एक यूनिफाइड नेटवर्क बनाया। यही फ्लड हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन तक ले आया। लेकिन जैसे जैसे कहानी बड़ी होती गई, वैसे वैसे इंडिविजुअल छोटा होता गया। अब इंसान जो कभी हंटर था, अब फाइल नंबर बन गया। कभी नेचर का साथी था, अब उसका कंट्रोलर। और यही पैराडॉक्स सेपियंस की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। हमने दुनिया जीत ली, पर शायद खुद को खो दिया। तो दोस्तों, ये था द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, वो समय जब हमने बात करना, झूठ गढ़ना और विश्वास करना सीखा। यहीं से शुरू हुई हमारी असली कहानी।
एक ऐसी यात्रा जिसमें इमेजिनेशन, ग्रीड और कोऑपरेशन तीनों ने मिलकर इतिहास लिखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला पार्ट हमें ले जाएगा उस युग में जब इंसान ने जमीन को अपना भगवान बना लिया, द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे गेहूं ने इंसान को गुलाम बनाया और क्यों हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड कहलाया एग्रीकल्चर। अध्याय नंबर 5, हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड। जब गेहूं ने इंसान को गुलाम बनाया दोस्तों, इमेजिन कीजिए 10,000 साल पहले की दुनिया। इंसान घूम घूम कर खाना खोजता था, जंगली फल, जानवर और कभी कभी कीड़े मकोड़े तक। उसके पास कोई घर नहीं, पर आजादी थी। वो एक जगह टिकता नहीं था, क्योंकि उसे किसी जमीन से मोह नहीं था। फिर आया एग्रीकल्चर, खेती करने का विचार, और होमो सेपियंस ने सोचा, अब हम फूड शॉर्टेज से मुक्त हो जाएंगे, अब जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन युवाल कहते हैं, ऐसा सोचकर इंसान ने खुद को धोखा दिया, क्योंकि सच्चाई ये थी कि जिंदगी आसान नहीं और मुश्किल हो गई। सोचिए, पहले इंसान दिन में 5 से 6 घंटे काम करता था, बाकी समय आराम, कला और खेलों में बीतता था। पर किसान बनने के बाद वो सुबह से रात तक मिट्टी में झुका रहा। रोग बढ़े, शरीर कमजोर हुआ, समाज में इनइक्वालिटी आई। हमने सोचा था कि हम गेहूं को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल में गेहूं ने हमें कंट्रोल कर लिया। हम उसकी प्रोटेक्शन करने लगे, उसे पानी देने लगे, कीड़े भगाने लगे। वो सिर्फ एक पौधा नहीं रहा, वो हमारा मास्टर बन गया। युवाल कहते हैं, wheat didn't domesticate humans, humans domesticated themselves for wheat। कितना गहरा है ये वाक्य। हमने खुद अपनी चेन्स बनाई, कंफर्ट और सिक्योरिटी के नाम पर धीरे धीरे खेती ने एक और जादू किया। उसने नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। पहले जहां 100 हंटर गैदरर्स रहते थे, अब वहां 1,000 फार्मर्स बस गए। सोसाइटी बनी, लेकिन इक्वालिटी खत्म हो गई। अब किसी के पास ज्यादा जमीन, किसी के पास कुछ नहीं। यहीं से शुरू हुई प्रॉपर्टी हायरार्की और इनजस्टिस की कहानी, और यही आगे बढ़कर सिविलाइजेशन बनी। लेकिन सवाल ये है, जब ये सब हमें दुख दे रहा था, फिर भी हमने इसे छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि हमने खुद को एक नई कहानी से बांध लिया, द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस। हम मान बैठे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, और यही इल्यूजन हमें आगे खींचता रहा। अध्याय नंबर 6, बिल्डिंग पिरामिड्स। जब इंसान ने स्ट्रक्चर में फेथ बनाया, अब फार्मिंग के बाद इंसान के पास एक नई समस्या आई। इतने सारे लोग, इतनी सारी उम्मीदें और एक बड़ा सवाल, कौन तय करेगा कि कौन सही है? यहीं से शुरू हुआ ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन का युग। युवाल कहते हैं, एवरी लार्ज स्केल कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन शेयर्ड मिथ्स। इजिप्शियंस ने पिरामिड्स बनाए, मेसोपोटेमियंस ने जिगुरैट्स, इंडियंस ने टेम्पल्स, पर असली निर्माण था बिलीफ सिस्टम का। इन पिरामिड्स के नीचे दफन था अनसीन पावर, फेथ इन हायरार्की। किसी ने कहा राजा भगवान का प्रतिनिधि है, किसी ने कहा जाति जन्म से तय होती है, और लोग मान गए क्योंकि ये कहानियां कंफर्ट देती थीं। युवल ब्यूटीफुली लिखते हैं, peasants built the pyramids not because they were forced but because they believed। इमेजिन कीजिए, लाखों इंसान अपनी जिंदगी खपा रहे थे किसी अनसीन आफ्टर लाइफ के लिए, और आज भी हम वही कर रहे हैं। बस पिरामिड की जगह कॉर्पोरेट टावर्स हैं, और आफ्टर लाइफ की जगह प्रमोशन और प्रॉफिट का सपना। युवल इस बात पर जोर देते हैं कि ये सब इमेजिन्ड ऑर्डर पर टिके हैं। आप, मैं और अरबों लोग सब उसी कहानी के किरदार हैं, और जो इन कहानियों को लिखता है वही दुनिया चलाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इतने लोग और इतने मिथ इकट्ठे हुए, तो एक नई समस्या पैदा हुई, मेमोरी ओवरलोड। अध्याय नंबर 7, मेमोरी ओवरलोड। जब याददाश्त छोटी पड़ गई और लिखना शुरू हुआ। सोचिए, जब समाज में 100, 1000 और फिर लाखों लोग होने लगे, तो सबको याद रखना असंभव था।
कौन कितना अनाज देगा, किसने टैक्स भरा, किसका कर्ज बाकी है। अब इंसान के दिमाग की लिमिट आ चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ राइटिंग सिस्टम। युवाल कहते हैं, राइटिंग वॉज born एज अ टूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नॉट ऑफ पोएट्री। मतलब हमने कविता नहीं, कर्ज की रसीद लिखी पहले। पहला लेखन किसी कवि ने नहीं, किसी अकाउंटेंट ने किया था। सुमेरियन क्ले टैबलेट्स पर लिखा गया था, दिस मैन ओज 37 measures ऑफ बार्ली। हैरानी की बात है, सिविलाइजेशन का बेस स्टोरी टेलिंग नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग था। पर इससे इंसान ने एक और स्तर पार किया। अब नॉलेज दिमाग से निकलकर सिंबल्स में बस गया। हमने एक्सटर्नल मेमोरी बना ली। युवाल इसे कहते हैं, व्हेन वी इन्वेंटेड राइटिंग वी आउटसोर्स्ड आवर ब्रेन। अब सत्ता उन लोगों के पास थी जो लिखना जानते थे, क्योंकि लिखने का मतलब था कंट्रोल। और यहीं से शुरू हुआ ब्यूरोक्रेटिक मैन का युग, जहां हर चीज एक फाइल, सील और रिकॉर्ड में बदल गई। पर इस सिस्टम ने एक और गहरी सच्चाई सामने रखी, इतिहास में कभी भी जस्टिस सबको बराबर नहीं मिला। और यही है अगला अध्याय, अध्याय नंबर 8, देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री। जब इन इक्वालिटी बनी नियम। युवल एक ब्रूटल ट्रुथ बताते हैं, देयर हैज नेवर बीन जस्टिस इन हिस्ट्री। कृषि क्रांति ने अमीर और गरीब, राजा और किसान, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर दी। जाति, वर्ग, धर्म, ये सब उस इमेजिन्ड ऑर्डर के प्रोडक्ट्स हैं। ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल हैं। पर इतने पुराने कि नेचुरल लगते हैं। सोचिए, हजारों सालों से हर समाज ने खुद को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई कहानी गढ़ी। भगवान ने ऐसे चाहा, कर्म का फल है, या ये तो नेचर का लॉ है। युवाल कहते हैं, बायोलॉजी एनेबल्स, कल्चर फॉरबिड्स। यानी नेचर ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दी थी, पर कल्चर ने हमें केजेस दे दिए। धर्म, कानून, राष्ट्र, ये सब इमेजिनेशन के आर्किटेक्चर हैं। इन्होंने समाज को स्थिरता दी, लेकिन स्वतंत्रता छीन ली। पर पैराडॉक्स ये है कि इसी इमेजिन्ड ऑर्डर ने हमें कोऑपरेट करना सिखाया। अगर इनजस्टिस न होती तो शायद सोसाइटी भी न होती। युवाल बार बार रिमाइंड करते हैं, हिस्ट्री कभी ब्लैक या व्हाइट नहीं, वो हमेशा ग्रे होती है। और इसी ग्रे से जन्म हुआ अगले भाग का, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। तो दोस्तों, ये था द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, एक ऐसी कहानी जिसमें इंसान ने खाना उगाने के चक्कर में खुद को उखाड़ फेंका। हम आजाद हंटर से मेहनतकश फार्मर बने और फिर बन गए अपने ही बनाए रूल बुक के गुलाम। युवाल कहते हैं, वी थॉट वी ओन द लैंड, बट द लैंड ओन्ड अस। अब आगे बढ़ते हैं उस समय की ओर जब इंसान ने रिलीजन, मनी और एम्पायर्स के जरिए दुनिया को एक कर दिया, जहां हजारों भाषाएं, सभ्यताएं और संस्कृतियां एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क में घुलने लगीं। पार्ट 3, द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। यहां से शुरू होती है वो यात्रा जहां अलग अलग ट्राइब्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स एक ग्लोबल सिविलाइजेशन में बदलने लगते हैं। युवाल हरारी इसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द वर्ल्ड अंडर शेयर्ड मिथ्स। तो दोस्तों, आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए दुनिया जहां पैसों, साम्राज्यों और धर्मों ने इंसान को जोड़ भी दिया और बांट भी दिया। अध्याय नंबर 9, द एरो ऑफ हिस्ट्री, जब सभ्यताएं मिलने लगीं। युवाल शुरुआत करते हैं एक सिंपल पर गहरे सवाल से, इतिहास का एरो किस दिशा में चल रहा है? क्या इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है या सच में प्रोग्रेस कर रहा है? इमेजिन कीजिए, पहले छोटी छोटी ट्राइब्स थीं जो अपने अपने इलाके में रहती थीं। धीरे धीरे ट्रेड, वॉर और क्यूरियोसिटी के जरिए ये ट्राइब्स मिलने लगीं। आइडियाज का आदान प्रदान शुरू हुआ। एक संस्कृति ने दूसरी से सीखा, लैंग्वेज, म्यूजिक, टूल्स, इवन गॉड्स। युवाल कहते हैं, हिस्ट्री हैज एन एरो एंड दैट एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स यूनिटी। क्यों?
क्योंकि कोऑपरेशन बढ़ती गई। जब दो समूह आपस में मिलते तो या तो वे लड़ते या फिर कॉमन बिलीफ सिस्टम बना लेते ताकि दोनों सरवाइव कर सकें। उदाहरण के तौर पर मेसोपोटामिया से लेकर चीन तक हर समाज ने किसी न किसी रूप में टैक्सेशन, किंगशिप और जस्टिस सिस्टम बनाया। मतलब आइडियाज कंटेजियस थे। युवल इसे ग्लोबल कन्वर्जेंस कहते हैं। वो प्रोसेस जिसने आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की नींव रखी। पर इस यूनिटी की सबसे ताकतवर ताकतें थीं तीन: मनी, एम्पायर और रिलीजन। और अब हम इन्हीं तीनों की कहानी सुनेंगे। अध्याय नंबर 10, द सेंट ऑफ मनी, जब भरोसा सिक्के में बदल गया। दोस्तों, आप हर दिन पैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा मनी असल में है क्या? युवाल का जवाब है, मनी इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एवर डिवाइस्ड। मतलब पैसा कोई मेटल या पेपर नहीं, वो है बिलीफ। जब कोई दुकानदार आपसे 500 रुपए का नोट लेता है तो वो उस कागज पर नहीं, आपके और बाकी समाज के कलेक्टिव ट्रस्ट पर भरोसा करता है। क्योंकि हम सब मानते हैं यह कागज वैल्यूएबल है। पहले बार्टर सिस्टम था, तू मुझे अनाज दे, मैं तुझे दूध दूं। पर ये इनएफिशिएंट था। फिर आया सिल्वर, गोल्ड और कॉइन्स, जिनकी वैल्यू को सबने कलेक्टिवली स्वीकार कर लिया। और यही मोमेंट था जब इकोनॉमिक्स ने रिलीजन की जगह लेनी शुरू की। अब विश्वास मंदिरों से निकलकर बाजारों में आ गया। युवाल मजाक में कहते हैं, इवन पीपल हु बिलीव इन डिफरेंट गॉड्स बिलीव इन द सेम मनी। सोचिए, एक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अथेइस्ट सब एक ही नोट पर भरोसा करते हैं। यानी मनी यूनाइटेड ह्यूमैनिटी बिफोर रिलीजन एवर डिड। लेकिन यह यूनिटी न्यूट्रल नहीं थी। जहां पैसा गया वहां लालच, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी भी गई। क्योंकि मनी कोल्ड गॉड है, उससे मोरालिटी की परवाह नहीं। तो जब पैसा जुड़ गया पावर से, तो जन्म हुआ एम्पायर्स का। अध्याय नंबर 11, इंपीरियल विजन्स, जब साम्राज्य बने भगवान के औजार। इमेजिन कीजिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका, सीजर, अकबर, सबका सपना एक ही था, वन वर्ल्ड अंडर वन रूल। युवाल बताते हैं कि इतिहास में हर बड़ा एम्पायर अपने आप को सिविलाइजिंग फोर्स मानता था। ब्रिटिश कहते थे, हम दुनिया में लाइट ऑफ सिविलाइजेशन ला रहे हैं। रोमन्स कहते थे, हम बर्बेरियन वर्ल्ड में लॉ ला रहे हैं। और आज मॉडर्न नेशंस कहते हैं, हम डेवलपमेंट ला रहे हैं। पैराडॉक्स ये है कि ये सब पावर के नाम पर यूनिटी लाते रहे। एम्पायर ने लोगों को एक लैंग्वेज, करेंसी और एक लॉ में बांधा। पर इसके बदले में कल्चर्स मिटते गए, डाइवर्सिटी घटती गई। युवल कहते हैं, एम्पायर एक प्रकार का आदेश है जो शांति लाता है, लेकिन कभी न्याय नहीं। साम्राज्य ने ट्रेड बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आइडियाज फैलाए, पर साथ ही एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और वॉर भी साथ लाए। हर एम्पायर खुद को डिवाइन मिशन बताता था। जैसे अशोका ने बुद्धिज्म फैलाया या रोम ने क्रिश्चियनिटी। पर सवाल ये है, क्या ये यूनिटी स्थायी थी? नहीं, क्योंकि हर एम्पायर की जमीन से बड़ी थी उसकी कहानी, और कहानियां अमर होती हैं, रूलर्स नहीं। इसलिए जब एम्पायर्स ढहते हैं, उनकी मिथ्स रह जाती हैं, और वही मिथ्स आगे धर्म बनकर लौटती हैं। अध्याय नंबर 12, द लॉ ऑफ रिलीजन, जब भगवान बने ग्लोबल ब्रांड। युवाल कहते हैं, रिलीजन इज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी एवर टोल्ड। सोचिए, हजारों सालों से अरबों लोग अलग अलग भगवानों में विश्वास करते आए हैं, और वो भी बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ। रिलीजन ने वो काम किया जो साइंस या पॉलिटिक्स नहीं कर पाई। इसने लोगों को एक मॉरल ऑर्डर में बांध दिया। पर हरारी दो तरह के रिलीजन्स बताते हैं। पॉलीथेइज्म, जहां कई देवता होते हैं, जैसे हिंदू धर्म, प्राचीन ग्रीक। मोनोथेइज्म, जहां एक ही भगवान सुप्रीम है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। पॉलीथीज्म फ्लेक्सिबल था,
तुम अपने भगवान मानो, मैं अपने। मोनोथीज्म स्ट्रिक्ट था, सिर्फ मेरा भगवान सही। और यहीं से शुरू हुआ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का युग। हर फेथ अपने ट्रूथ को एब्सोल्यूट मानता था। आयरॉनिकली, धर्मों ने मॉरल यूनिटी भी दी। उन्होंने स्ट्रेंजर्स को ब्रदर्स बना दिया। उन्होंने ट्रस्ट बनाया जो एम्पायर और ट्रेड दोनों को सस्टेन करता था। युवल ब्रिलियंटली कहते हैं, रिलीजन इज नॉट अबाउट गॉड्स, इट्स अबाउट ऑर्डर। रिलीजन ने मॉरालिटी दी, आइडेंटिटी दी, पर्पस दिया, पर साथ ही फियर और गिल्ट भी दिया। आज भी सोचिए, लोग पैसे के लिए लड़ाई करते हैं पर मरते भगवान के नाम पर हैं, क्योंकि रिलीजन कहता है यह दुनिया नहीं, अगली जिंदगी असली है। पर क्या ये फेथ हमेशा भगवान से जुड़ा रहा? नहीं। अब नया धर्म आया, ह्यूमैनिज्म। अध्याय नंबर 13, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब इंसान खुद भगवान बन गया। अब आप और मैं जिस दुनिया में जी रहे हैं, वो किसी धर्म या साम्राज्य की नहीं, बल्कि ह्यूमनिज्म की दुनिया है। यानी वो विचार कि मानव ही सबसे बड़ा मूल्य है। युवाल कहते हैं, मॉडर्निटी इज अ रिलीजन ऑफ ह्यूमंस। अब हम भगवान पर नहीं, खुद पर भरोसा करते हैं। हम कहते हैं, सही क्या है इसका फैसला हमारा कॉन्शियंस करेगा। साइंस, डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म सब ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स पर टिके हैं। ह्यूमनिज्म ने हमें अनप्रेसिडेंटेड पावर दी। अब हम नेचर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिजीज मिटा सकते हैं और शायद एक दिन इमॉर्टैलिटी भी पा सकते हैं। पर युवाल चेतावनी देते हैं, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। ह्यूमंस आर बिकमिंग गॉड्स विदाउट विजडम। हमने पुराने भगवानों को छोड़ा पर खुद छोटे भगवान बन बैठे। हम अपने डीएनए को एडिट करते हैं, एआई बनाते हैं और नए जीवन रचते हैं। अब सवाल ये नहीं कि गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट, बल्कि क्या हम खुद भगवान बन रहे हैं? और यही है सेपियंस की सबसे बड़ी फिलोसॉफिकल ट्विस्ट। हम वो जानवर हैं जो कहानियां बनाता है और अब खुद कहानी बन गया है। तो दोस्तों, ये था द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनकाइंड, जहां पैसा, धर्म और साम्राज्य ने हमें जोड़ा, लेकिन साथ ही हमारी इंडिविजुअलिटी को भी निगल लिया। पर अब कहानी अपने अंतिम एक्ट में पहुंचती है, जहां साइंस और रेवोल्यूशन ने इंसान को नेचर के ऊपर बिठा दिया। अब सवाल है, क्या ये हमारी जीत थी या विनाश की शुरुआत? पार्ट 4, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यही वो दौर है जहां क्यूरियोसिटी ने डॉगमा को तोड़ा, मशीन्स ने किंगडम्स को हिलाया और इंसान ने खुद को भगवान की जगह पर बैठा दिया। युवाल हरारी कहते हैं, फॉर 70,000 years sapiens remained animals, then in just 500 years they became gods। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग फिनाले को। अध्याय नंबर 14, द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस। जब मुझे नहीं पता ने दुनिया बदल दी। इमेजिन कीजिए 16वीं सदी की दुनिया, राजा, चर्च और परंपरा, यही सब कुछ था। हर सवाल का जवाब भगवान या धर्म देता था। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने हिम्मत की ये कहने की, मुझे नहीं पता। और वहीं से शुरू हुई साइंटिफिक रेवोल्यूशन। युवल कहते हैं, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न साइंस वॉज द डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस। पहले लोग मानते थे सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पर अब इंसान ने कहना शुरू किया, शायद हम गलत हैं, चलो देख लेते हैं। और यही एटीट्यूड, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, क्यूरियोसिटी ने दुनिया पलट दी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप उठाया, न्यूटन ने एप्पल गिरते देखा, डार्विन ने स्पीशीज को ऑब्जर्व किया और हर बार उन्होंने साबित किया कि दुनिया वैसी नहीं थी जैसी हमें बताई गई थी। इस नए सोच ने कहा, सत्य किसी होली बुक में नहीं, डेटा में छुपा है। और पहली बार नॉलेज इक्वल्स पावर बन गया। पर सवाल है, इतनी क्यूरियोसिटी के पीछे फ्यूअल क्या था? युवाल कहते हैं, मनी और एम्पायर, क्योंकि एक्सप्लोरेशन को फंडिंग चाहिए थी।
वैज्ञानिकों ने खोज की और राजाओं ने उसे प्रॉफिट में बदला। साइंस, कैपिटलिज्म और एम्पायर तीनों एक डांस में बंध गए और इस डांस ने मॉडर्न वर्ल्ड बना डाला। अध्याय नंबर 15, द मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर। जब खोजें साम्राज्य की दासी बनी। सोचिए, कोलंबस ने अमेरिका खोजा, वास्को द गामा इंडिया पहुंचा, मैगलन ने वर्ल्ड घूमी। पर क्या ये सब सिर्फ क्यूरियोसिटी से हुआ? नहीं, इसके पीछे था एम्पायर का हंगर। मोर लैंड, मोर गोल्ड, मोर पावर। युवाल कहते हैं, साइंस नीड्स एम्पायर एंड एम्पायर नीड्स साइंस। यूरोपियन किंग्स ने एक्सप्लोरेशन को इन्वेस्ट किया क्योंकि वो वेल्थ चाहते थे और हर डिस्कवरी, मैप्स, नेविगेशन, मेडिसिन एम्पायर को मजबूत बनाती गई। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य ने बॉटनी और मेडिसिन को कॉलोनियली एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया। प्लांट्स, स्पाइसेस और पीपल सब रिसोर्सेज बन गए। साइंस ने वेपन्स दिए और एम्पायर ने लैबोरेटरीज, और दोनों मिलकर दुनिया को रीड्रॉ करते रहे। पर इस पार्टनरशिप का प्राइस था एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि हर इन्वेंशन किसी न किसी सिविलाइजेशन की कॉस्ट पर बना था। युवाल ब्यूटिफुली कहते हैं, द रियल मैजिक ऑफ साइंस इज नॉट टेक्नोलॉजी बट द बिलीफ इन प्रोग्रेस। यानी इंसान को पहली बार लगा कि कल आज से बेहतर होगा, और यही आइडिया था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक गया। अध्याय नंबर 16, द कैपिटलिस्ट क्रीड। जब विश्वास पैसे में बदला। अब इमेजिन कीजिए, 18वीं सदी का यूरोप। फैक्ट्रीज, मशीन्स, स्मोक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है। पर इसके पीछे एक नई कहानी थी, कैपिटलिज्म। युवल कहते हैं, द मोस्ट सक्सेसफुल रिलीजन ऑफ मॉडर्न एज इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म कहता है, अगर तुम प्रॉफिट बनाओगे तो दुनिया प्रोग्रेस करेगी, और हम सब ने इस पर भरोसा कर लिया। पहली बार क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट की ताकत सामने आई। लोगों ने कहा, अगर हम लोन लें तो भविष्य में ज्यादा कमा सकते हैं, और यहीं से शुरू हुई बिलीफ इन फ्यूचर ग्रोथ। युवाल इसे कहते हैं, कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट द फ्यूचर विल बी बेटर। लेकिन ये ट्रस्ट दो-धारी तलवार था। इसने इनोवेशन को जन्म दिया, स्टीम इंजन, रेलवे, टेलीग्राफ, पर साथ ही एक्सप्लॉयटेशन भी लाया, चाइल्ड लेबर, स्लेवरी, पोल्यूशन। पर फिर भी यही सिस्टम इतना प्रभावी निकला कि आज पूरी दुनिया इसका फॉलोअर है। आप इसे माने या न माने, हर मॉडर्न कंट्री, हर मार्केट, हर जॉब कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क में ब्रीदिंग कर रही है। अब ये मनी ड्रिवन रेवोल्यूशन इंसान को इंडस्ट्रियल एज से आगे मशीन एज में ले गया। अध्याय नंबर 17, द व्हील्स ऑफ इंडस्ट्री। जब मशीनें हमारी मांसपेशियां बन गईं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हिस्ट्री का टेम्पो ही बदल दिया। पहले हर इनोवेशन हजारों साल में होती थी, अब हर दशक में नई दुनिया बन रही थी। मशीन ने मसल रिप्लेस कर दिया, स्टीम ने एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया, और प्रोडक्टिविटी का ग्राफ आसमान छूने लगा। युवाल कहते हैं, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्न्ड एनर्जी इनटू पावर एंड पावर इनटू वेल्थ। पहली बार इंसान के पास इतना कंट्रोल था कि नेचर को वो अपनी मर्जी से बेंड कर सके। फैक्ट्रीज, सिटीज, रेलवेज, सब ने इंसान को एक मैकेनिकल गॉड बना दिया। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक और नया स्पीशीज बनाया, द कंज्यूमर। अब इंसान सिर्फ काम नहीं करता, कंज्यूम भी करता है। कैपिटलिज्म को चलाने के लिए मास कंजम्पशन जरूरी था, इसलिए डिजायर्स को मैन्युफैक्चरिंग किया गया। फैशन, स्टेटस, ब्रांडिंग सब इल्यूजन्स थे जो इकोनॉमी को चलाते रहे। युवाल कहते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस आर ट्रैप्ड इन एन एंडलेस साइकिल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हम मशीन से तेज दौड़ते गए, पर खुशी वहीं की वहीं रह गई। अध्याय नंबर 18, अ परमानेंट रेवोल्यूशन। जब बदलाव ही नया धर्म बन गया। पहले दुनिया में स्टेबिलिटी एक वर्च्यू थी, अब चेंज ही वर्च्यू बन गया। जो बदलता नहीं वो पीछे छूट जाता है। युवाल कहते हैं,
The only constant of modernity is change itself. हर जनरेशन पिछले से अलग दुनिया में जन्म लेती है। एजुकेशन, जॉब्स, फैमिलीज सब फ्लूइड हैं। हमने अडेप्टेबिलिटी को सर्वाइवल स्किल बना लिया है। पर इस कांस्टेंट रेवोल्यूशन का इमोशनल कॉस्ट है। हम डिसओरिएंटेड हैं। इतना डेटा, इतनी स्पीड, इतनी अनसर्टेनिटी, हमारी बायोलॉजी इतनी रैपिड चेंज के लिए बनी ही नहीं थी। इसलिए मॉडर्न मैन एंजाइटी में जीता है। उसे लगता है कि वो बिहाइंड है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो। युवल कहते हैं, वी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड आउटसाइड बट लॉस्ट द वर्ल्ड इनसाइड। और यही हमें आगे ले जाता है हैप्पीनेस के सवाल की ओर। अध्याय नंबर 19, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या इंसान सच में खुश हुआ? अब सवाल आता है, इतनी प्रोग्रेस, इतनी पावर के बाद क्या इंसान खुश है? युवल कहते हैं, नथिंग इन हिस्ट्री हैज इंक्रीज्ड ह्यूमन हैप्पीनेस। हमने हंगर मिटाई, डिजीज घटाई, लाइफ स्पैन बढ़ाया, पर एंजाइटी, लोनलीनेस और डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ी। क्योंकि हैप्पीनेस का फॉर्मूला साइंटिफिक नहीं, साइकोलॉजिकल है। हरारी कहते हैं, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशंस नॉट कंडीशंस। मतलब अगर आप किंग भी हैं पर एक्सपेक्टेशंस इन्फिनिट हैं तो दुखी रहेंगे, और अगर आप किसान हैं पर कंटेंट हैं तो खुश रहेंगे। बुद्धिज्म ने यही कहा था, डिजायर ही सफरिंग की जड़ है। मॉडर्न साइंस अब वही बात न्यूरोकेमिकल्स के लैंग्वेज में कहती है। सेरोटोनिन, डोपामीन, यही मॉडर्न भगवान हैं जो मूड चलाते हैं। तो शायद खुशी किसी गैजेट या जीडीपी में नहीं, बल्कि माइंड की परसेप्शन सेटिंग्स में है। अध्याय नंबर 20, द एंड ऑफ होमोसेपियंस। जब इंसान खुद कहानी बन गया। अब हम भविष्य में झांकते हैं। एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बायोहैकिंग अब होमोसेपियंस इवोल्यूशन को नेचर पर नहीं छोड़ रहा। वो खुद डिजाइनर है, बन चुका है। युवाल कहते हैं, वी आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग गॉड्स। हम लाइफ बना सकते हैं, जीन्स एडिट कर सकते हैं, ब्रेन्स हैक कर सकते हैं। पर सवाल है, क्या हम जानते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं? अगर हम अमर हो गए तो मीनिंग कहाँ जाएगा? अगर मशीन्स हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गईं तो ह्यूमन कहलाना कैसा लगेगा? युवल चेतावनी देते हैं, द फ्यूचर में बिलोंग टू एंटिटीज मोर डिफरेंट फ्रॉम अस देन वी आर फ्रॉम निएंडरथॉल्स। यानी हम अपने ही सक्सेसर्स बना रहे हैं। शायद होमो ड्यूज, शायद एआई गॉड्स। और ये नया अध्याय हमारे कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। तो दोस्तों, हमने 70,000 साल का सफर तय किया, एक मामूली बंदर से लेकर सेल्फ मेड गॉड तक का। हमने आग खोजी, भाषा बनाई, कहानियां बुनी, खेत जोते, साम्राज्य बनाए, और आखिर में खुद अपनी किस्मत के मालिक बन बैठे। युवाल हरारी कहते हैं, Sapiens rule the world because they are the only animals that can believe in shared fictions. लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी से मीनिंग बनाएंगे या खो देंगे? क्या हम भगवान बनेंगे या अपनी ही क्रिएशन के गुलाम? यही सेपियंस का टाइमलेस लेसन है। कहानियां हमें जोड़ती हैं, लेकिन वही हमें ब्लाइंड भी बना सकती हैं। तो दोस्तों, ये था युवाल नोआ हरारी की मास्टरपीस सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड का पूरा ऑडियो बुक स्टाइल सारांश।